नमस्ते। जरा याद करो कुर्बानी के चौथे संस्करण, मतलब आज हम 6 दिसंबर 1971 में पहुंच गए हैं और अब युद्ध बिल्कुल ठीक से वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर दोनों जगह शुरू हो गया है। आज मैं दो चीजों की बात करूंगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर का महत्व क्या है। 6 दिसंबर का महत्व बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज ही बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री हिंदुस्तान ने और भूटान ने। उसमें भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूटान बिकेम द फर्स्ट कंट्री, दुनिया की पहली कंट्री जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। इंडिया बिकेम द सेकेंड। घंटों का फर्क था, तो 6 दिसंबर को बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान और भूटान ने मान लिया। मैं दूसरा एक आपको जल्दी से एक और चीज बता देना चाहूंगा। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा परमवीर चक्र के बारे में समझ लीजिए। परमवीर चक्र हिंदुस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम का है, जब युद्ध हो रहा हो, जब दुश्मन से दो दो हाथ कर रहे हो। और उसमें अभी तक 1947 से अभी तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। पीस टाइम अवार्ड, या मतलब जब पीस टाइम इन द सेंस कि जब वॉर नहीं है और एनिमी से नहीं लड़ाई है तो उसको अशोक चक्र बोलते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है गैलेंट्री का। 21 मिले हैं, उसमें से एक वायुसेना और 20 आर्मी को। नौसेना को अभी तक कोई पीवीसी नहीं मिला है। 1947 में 5 लोगों को परमवीर चक्र मिला। फिर 61 में कांगो में यूएन मिशन के पार्ट बन के हमारी फौजें गई थी, वहां पे एक को मिला। 62 की वॉर में 3 लोगों को मिला परमवीर चक्र, और उसमें भी थोड़ा मुझे नहीं समझ में आता है, जब उसको हम अलग से कभी बात करेंगे तो फिर डिटेल की बात करेंगे। 2 लोगों को नॉर्दर्न सेक्टर में मिला और केवल एक व्यक्ति को नेफा में मिला, ईस्टर्न सेक्टर में, जबकि ईस्टर्न थिएटर में हमारे हताहत ज्यादा लोग हुए थे। खैर, 65 की लड़ाई में केवल 2 परमवीर चक्र दिए गए। 71 की लड़ाई में 4 परमवीर चक्र। 87 में एक परमवीर चक्र आईपीकेएफ जो श्रीलंका में हमारा ऑपरेशन हुआ था उसमें, और एक सियाचिन में। और 99 करगिल में 4 परमवीर चक्र। आज हम लोग 71 की बात कर लें। 71 में जो 4 परमवीर चक्र दिए गए थे उसमें से फिर अरुण क्षेत्रपाल साहब, मेजर होशियार सिंह साहब, लांस नायक एल्बर्ट एक्का साहब और निर्मलजीत सिंह सेखो साहब, यही वायुसेना के निर्मलजीत सिंह सेखो साहब, इन 4 लोगों को मिला। मैं ब्रीफली आज आपको अरुण क्षेत्रपाल साहब, जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल थे, 21 साल के नौजवान, जिनको उनकी अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र मिला, मैं बहुत ब्रीफली आपको बता दूं। जो एक स्टोरी मेरे साथ कल जनरल परमार ने मुझे कहीं पेपर की कटिंग भेजी थी, मैं उसी से उस स्टोरी को, बाकी आप सब लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर उसको रीराइट कर दूं। अरुण क्षेत्रपाल साहब सेकंड लेफ्टिनेंट हुए, नए नए पास आउट हुए थे, यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे अहमदनगर में। नवंबर 1971 में उनको अपने यूनिट पे वापस जाना था, उनको बुला लिया गया था कि अब आप वेस्टर्न सेक्टर में चलिए। अहमदनगर से जब वो कश्मीर के लिए रवाना हो रहे थे, रास्ते में ट्रेन से उस समय जर्नी होती थी, दिल्ली में उनको चेंज करनी थी ट्रेन। उनकी अगली ट्रेन जो जम्मू जा रही थी वो थोड़ा लेट थी, जम्मू या पठानकोट जहां पे भी उनको जाना था। वो उनका घर दिल्ली में ही था। उनके छोटे भाई मुकेश क्षेत्रपाल जो अभी भी जीवित हैं, वो उस समय आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे थे। वो अपने घर पहुंचते हैं, रात का खाना खाते हैं माँ का बनाया हुआ, और माँ उनसे एक जो फेमस वर्ड है जो कई जगह आपने सुना होगा, माँ कहती है कि बेटा पीठ मत दिखाना और बहादुरी से लड़ना, क्योंकि उनके पिता भी ब्रिगेडियर थे। अरुण क्षेत्रपाल साहब की बहुत कहानी मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप सब लोग कई बार सुन चुके हैं, मैं उसके आगे की कहानी सुना रहा हूं। अरुण क्षेत्रपाल साहब युद्ध में गए जाते हैं। माँ बाप के पास कोई फोन तो थे नहीं आज की तरह, ना कोई न्यूज। उस समय रेडियो का ही सहारा था, उसमें खबर आती रहती है। 16 दिसंबर को उनको खबर मिलती है कि अब ये सीज फायर हो गया। उनको इतना अंदाज था कि वो बैटल ऑफ बसंतर शकरगढ़ में सेक्टर में ही कहीं उनके डिप्लॉयड है, बाकी उनको कुछ नहीं मालूम था। माँ को लगता है अब युद्ध खत्म हो गया है, लड़के फिर वापस आएंगे एनुअल लीव पे। उनका कमरा साफ करवाती है, और उस समय आज की तरह नहीं था। 19 दिसंबर को युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद घर की कॉलबेल बजती है, टेलीग्राम आता है, और ये बताया जाता है, परिवार को पता लगता है उस टेलीग्राम के द्वारा कि उनका लड़का वीर गति को प्राप्त हो गया है।
सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। इस कहानी से आगे की कहानी यह है कि 1971 के बाद 30 वर्ष बाद ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल जो उनके पिता थे, उनको पाकिस्तान जाने का एक मौका मिलता है। वो घर में कहते हैं मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, मुझे वहां पे मेरे कोई फ्रेंड हैं, उन लोगों ने बुलाया है और मैं सरगोधा जो मेरी बर्थ प्लेस है, जो मेरा पुश्तैनी गांव, मैं वहां एक बार जाना चाहता हूँ। घर में जो भाई थे मुकेश क्षेत्रपाल और माँ का विरोध होता है कि भाई क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये जाते हैं। वहां 3 दिन रह के ये फिर वापस आते हैं और फिर बहुत गुमसुम रहने लगते हैं। ये घर वालों को समझ में नहीं आता है कि ये क्यों चुप चुप हैं। लेकिन 4 दिन बाद इंडिया टुडे वो स्टोरी ब्रेक करती है और उस स्टोरी के में ये पता लगता है कि ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर या नासिर जो भी हो, वो इनके जो होस्ट थे पाकिस्तान में, वो इनसे मिले थे। और स्टोरी ये थी कि जब ये पाकिस्तान पहुंचे तो बताया गया कि भाई आपके 3 दिन के होस्ट ब्रिगेडियर नासिर रहेंगे। ब्रिगेडियर नासिर ने जब चलने से 1 दिन पहले रात में इन लोग डिनर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बताइए। तो बाहर ले जाते हैं और इनको बताते हैं कि जो 16 दिसंबर को आपके लड़के बहुत बहादुरी से लड़ा, इतने टैंक उसने तोड़े, मैं और वो आमने सामने थे और उस दिन ऐसा लगा कि या तो मैं मरूंगा या वो मरेंगे। मेरी जो तरफ से जो फायर हुआ वो पहले उनको लग गया, उनका फायर बाद में हुआ और वो गिर गए। शाम को सीज फायर हो गया। 17 दिसंबर को ब्रिगेडियर नासिर पाकिस्तान आर्मी के जाते हैं अपने लोगों की बॉडी कलेक्ट करने। वहां पे क्योंकि सीज फायर हो गया था, हिंदुस्तानी जवान भी अपने साथियों की बॉडी कलेक्ट कर रहे थे, उठा रहे थे वुंडेड। तो ये वहां उनसे पूछते हैं जब वो होता है कि भाई कल वो इतनी बहादुरी से जो लड़के लड़ रहे थे क्या नाम था, कौन थे? तो साहब वो हमारे साहब थे, अरुण क्षेत्रपाल साहब। तो कहने लगे उनको कल चोट तो लगी थी लेकिन अभी कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं वो रहे नहीं, वो शहीद हो गए हैं। क्योंकि इनके पिता ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल पूछे कि आपको नाम कैसे पता लगा? उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट था। फिर उन्होंने कहा 4-5 दिन बाद उस बैटल के लिए जब इनको परमवीर चक्र अनाउंस हुआ तो मैं कंफर्म हो गया था और मैं पिछले 30 वर्षों से अपने मन में ये बोझ लेके वो चल रहा था कि इतने बहादुर नौजवान को। और मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूं कि आज हम लोग कितना झगड़ा करते हैं हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन यहां पे वो ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल सैल्यूट है उसके जज्बात को, जो दूसरे सोल्जर को, जो एक तरह से जिसने उनके लड़के को उधर से फायर में लड़का शहीद हुआ था, लेकिन सोल्जर का काम अपनी अपनी मातृभूमि की रक्षा होती है। ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा था कि इसमें बहुत से अर्थ हैं, इसमें घंटों बात हो सकती है। अब मैं सीधे आपको आ जा रहा हूं 1971 की ईस्टर्न फ्रंट पे। 1971 के ईस्टर्न फ्रंट पे एक जब लड़ाई शुरू होने से पहले 24-25 नवंबर के आसपास या 23-24 नवंबर के आसपास एक बैटल ऑफ हिली हुई थी। वो 2 बार में हुई थी, एक बार इस समय हुई थी और एक बार 10 से 11 दिसंबर के करीब हुई थी। और इस बैटल ऑफ हिली में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ब्रिगेडियर घोगले, उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी और बाकी बैटल ऑफ हिली की कहानी आप उन्हीं से सुनिए। नमस्कार, आज मेरे साथ 71 वॉर की जो सबसे फियर्स बैटल कही जाती है और जिसने एजेंडा सेट किया था 71 की लड़ाई का ईस्टर्न सेक्टर में, जिसको अब बांग्लादेश बोलते हैं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बैटल ऑफ हिली। बैटल ऑफ हिली के बहुत हीरो थे, जो मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह के साथ उनकी एक पूरे यंग ऑफिसर्स की टीम थी और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ उसमें से एक यंग ऑफिसर, जो उस समय के यंग ऑफिसर थे जिन्होंने बैटल ऑफ हिली में हिंदुस्तान को एक डिसाइसिव लीड उस समय शुरू करवाई थी, ब्रिगेडियर पी तुलाराम घोगले साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। बैटल ऑफ हिली की बहुत बात होती है, लोग कहते हैं बैटल ऑफ हिली वाज द डिसाइसिव थिंग। सबसे पहले एक तो वो 2 बैटल थी, वो एक बार 22 नवंबर से 24 नवंबर, क्योंकि ऑफिशियली जो हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध था वो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर था, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ हिली वाज 22 नवंबर से 24 नवंबर। तो ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा इफ आप हम लोगों को ब्रीफली इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हिली और फर्स्ट बैटल ऑफ हिली के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच लड़ी गई। बैटल ऑफ हिली लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के मुताबिक इट वाज द ब्लडीएस्ट बैटल ऑफ द 1971 वॉर।
और ये बैटल एक्चुअली जब हमला था वो 23 तारीख को रात को शुरू हुआ और हमने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कब्जा किया तो 25 तारीख को सुबह 10 बजे। तो ये 42 घंटे बैटल थी और ऊपर नीचे करते हुए फाइनली हमने ऑब्जेक्टिव को कैप्चर किया। ये हिली जो शहर था या हिली जो टाउन था वो दोनों तरफ था, इंडिया में भी था और पाकिस्तान में भी था, और उनके बॉर्डर की तरफ एक रेलवे लाइन थी और जमुना नदी भी थी। एक ही तरफ से हम हमला कर सकते थे, नॉर्थ की तरफ से। हिली के आसपास 7 से 8 या 7 से 10 गांव थे जो दुश्मन ने यानी पाकिस्तान आर्मी ने स्ट्रांग पॉइंट बनाए थे, और उसमें जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पॉइंट था वो मोरापारा था जिसके ऊपर हमने हमला किया। और ये जो हमला है वो 23 तारीख को रात को शुरू हुआ। 23 तारीख को मोरापारा के नॉर्थ में एक छोटा पोजीशन था नवापारा, उसके ऊपर हमने तकरीबन 10 बजे तक कब्जा किया जिसमें हमारे थोड़े कैजुअलिटीज हुए। तकरीबन 12 बजे हमने हमला शुरू किया। इससे पहले हमारी आर्टिलरी फायर, भयंकर आर्टिलरी फायर ने हमको सपोर्ट दिया, जबरदस्त फायर था, और हमको लगा कि शायद हम इसको रात में ही कब्जा कर लेंगे। तो जब हमने हमला किया और माइनफील्ड के थ्रू हम जाने लगे, उधर वहां पर खेती थी, धान की खेती थी और पूरा दलदल था, वेस्ट डीप वाटर था, तो उसमें चलना भी बहुत मुश्किल था। और जो ही हमने वहां पर, उन्होंने कैटल फेंस लगाया था, जो ही हमने वो कैटल फेंस क्रॉस कर दिया तो भयंकर फायर, मशीन गन फायर दोनों तरफ से शुरू हो गया। हमारे ट्रूप्स जो है बहुत बहादुर हैं, पर वो बैठ गए नीचे। राइट की तरफ अल्फा कंपनी कमांडर थे और बाएं तरफ थे ब्रावो कंपनी। अल्फा कंपनी कमांडर खड़े हुए, उनका नाम था मेजर मांजरेकर, मेजर अरुण मांजरेकर, वो मुंबई के थे, और उन्होंने बोला कि फॉलो मी। खड़े हो गए, उन्होंने बाकी ट्रूप्स को बोला फॉलो मी। इंडियन आर्मी का ऑफिसर बहुत आली दर्जे का होता है, ये इजरायली भी मानते हैं कि इंडियन ऑफिसर जो है उनके ऑफिसर से भी बेहतर है। तो वो खड़े हो गए और ट्रूप्स उनके पीछे चलना शुरू हो गए। जो ही ऑब्जेक्टिव के नजदीक पहुंचे, उनको एक एमएमजी बस मिला और उसमें वो गिर गए। फिर भी उन्होंने एक बंकर डिस्ट्रॉय किया और क्रॉल करते हुए दूसरा बंकर डिस्ट्रॉय किया। उस दौरान उनको और एक एमएमजी बस मिला और वहीं पर वो गिर गए। उनकी आखिरी कॉल जो थी वो हमको रेडियो, हम तो पीछे ही थे 230 गज 300 गज, उनको आखिरी कॉल जो थी वो हमको सुनाई दी। उन्होंने बोला था भारत माता की जय। अल्फा कंपनी के दूसरे प्लेटून कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा, लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा बाकी ट्रूप्स के 50 गज आगे थे और उन्होंने भी एक बंकर डिस्ट्रॉय किया। उतने में उनको एक बर्स्ट मिला लेफ्ट साइड को। फिर भी वो डटे रहे और दूसरे बंकर को डिस्ट्रॉय करने गए। उनको दूसरा एमएमजी बस मिला और वहीं पर वो गिर गए। उनका पोज जो था देखने लायक था। एक हाथ में ग्रेनेड था बंकर के पास और दूसरे हाथ में स्टैंड था। मेजर मांजरेकर को सबसे हाईएस्ट अवार्ड के लिए रिकमेंड किया था, पर खुदा अफसोस की बात यह है कि उनको कुछ भी नहीं मिला। मैं उनका एशेज भी ले गया था घर पे उनके, और उनको मुंबई में उनको
उनके पेरेंट्स को बताया कि कितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी। सेकेंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा को महावीर चक्र मिला। सेकेंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सामरा की मूर्ति जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बनी हुई है, और उनके पीछे लुधियाना में जो आर्मी हाउसिंग सोसाइटी है वो उनके नाम पर बनाई गई है। मुझे जी जी जी, प्लीज प्लीज आप। हाँ। मेजर मांजरेकर के तीसरे प्लेटून कमांडर जो थे सेकेंड लेफ्टिनेंट गुप्ता, परमानंद गुप्ता, उनकी सिर्फ 6 महीने की सर्विस थी, और मेजर मांजरेकर के ऑपरेटर उनके पास गए, रेडियो ऑपरेटर, और उन्होंने सीओ साहब से बात की, और उनको सीओ साहब ने उनको, सीओ साहब लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह, उन्होंने उनको बताया कि भैया आप इकट्ठा करो जवानों जितने हैं वहां पर और हमला करो। तो उन्होंने जबरदस्त हमला करा किया, लेकिन वो भी मारे गए। उनका देह जो था वो एक दरख्त के सामने था खड़ा हुआ, और ऊपर से नीचे तक गोलियां लगी हुई थी। उनका फेस हम पहचान भी नहीं सके थे। उनको भी बहुत जबर हाई अवार्ड के लिए हमने रिकमेंड किया था, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। कई साल के बाद डिफेंस मिनिस्टर बंसीलाल जी उनके घर गए और उनके माताजी को मिले और उनको एक तलवार भेंट दी। उस तलवार पे लिखा था सेकेंड लेफ्टिनेंट परमानंद गुप्ता, महावीर चक्र। उनको मिला तो नहीं था। ये हुआ है अल्फा कंपनी की कहानी। अभी हम ब्रावो कंपनी की तरफ जाते हैं, दूसरी कंपनी जो बाएं तरफ थी। ब्रावो कंपनी के कंपनी कमांडर को एक श्रैपनेल लग गया, तो उन्होंने वो वापस आ गए और उनको इवैक्यूएट किया गया। फिर वहां पर जो कैप्टन बंसल थे, वो भी सहारनपुर के थे, वो भी लड़ते रहे वहां पर। उनके साथ सूबेदार राजबहादुर थे, वो भी यूपी के ही थे। मोहम्मद नईम थे, वो भी यूपी के थे। वैसे हमारे सभी ट्रूप्स यूपी के ही है, 80% जो है यूपी के ही थे। वो लड़ते रहे, डटे रहे। और बंसल, कैप्टन बंसल तो ठीक थे, उनको मेंशन डिस्पैचेस मिला। सूबेदार राजबहादुर और मोहम्मद नईम मारे गए। सूबेदार राजबहादुर को वीर चक्र मरणोपरांत मिला। ये है ब्रावो कंपनी की कहानी। ब्रावो कंपनी और अल्फा कंपनी में बहुत बहादुर थे। एक लांस नायक महादेव, गार्डमैन नायक रामदीन, यूपी के फौज ने जबरदस्त लड़ाई दी। उसके बाद जो है हमने देखा कि हमला नहीं हो, कब्जा नहीं हो रहा है, तो तीसरे कंपनी को लॉन्च किया। तीसरे कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर के राव। उनका भी पोस्टिंग आया था, पर वो बोले नहीं हम लड़ेंगे। और वो भी बंकर के पास के एक बंकर डिस्ट्रॉय किया, पर गोली लगी उनको, वहीं पर रहे, बोले हम इवैक्यूएट नहीं होंगे। वो भी मारे गए, उनको सेना मेडल मिला। उनका एक सेक्शन कमांडर था लांस नायक राम उग्र पांडे, बहुत जबरदस्त लड़ा वो। उसने देखा कि अब उसने खुद 2 बंकर डिस्ट्रॉय किए, और उसने देखा कि अपने साथीदार का रॉकेट लॉन्चर गिर पड़ा है, साथीदार गिर पड़ा है, तो उसका रॉकेट लॉन्चर लेके उसने 3 बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन वो खुद दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर से मारा गया। उसको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला गया। और नोएडा में आर्मी हाउसिंग सोसाइटी है जो उसके नाम पर है। तो ये डेल्टा कंपनी का कहानी रहा। डेल्टा कंपनी के दूसरे प्लेटून कमांडर थे कैप्टन विष्णु शर्मा, वो भी आगरा के ही थे। वो भी लड़ते रहे, उनको वीर चक्र मिला। फिर देखा कि उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया, तो उन्होंने विड्रॉ किया नौपारा पर। पूरा 24 का जो दिन था वो हम एक दूसरे पर फायर करते रहे।
मेरा जो सहायक था उसको भी गोली लगी, वो भी यूपी का था, उसका नाम गंगा सागर। अपने ट्रूप्स इतने बहादुर हैं कि सिर्फ उसने बोला साहब गोली लग गई मेरे को। मैंने बोला चलो अभी तुम इवैक्यूएट करते हैं। 24 को जैसे मैं बताया हम फायर करते रहे, 24-25 रात को हमने पेट्रोलिंग और रेड्स करवाए। सीओ साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह सीओ, पेट्रोलिंग और रेड्स करवाए। और सेकंड लेफ्टिनेंट के एस रॉय जैन, जो भी वो भी वहीं के अंबाला के हैं, वो उन्होंने जाके कुछ एक पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। और वो देखते हुए सुबह के टाइम पूरी हमारी चार्ली कंपनी और हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में था, हमारे सीओ साहब के साथ और 2IC मेजर चौधरी साहब के साथ, हमने उनके पीछे हमला किया और सुबह 10 बजे हमने मोरापारा को कैप्चर कर दिया। ना दुश्मन के बारे में कोई बोलूं तो 4 फ्रंटियर फोर्स जो थी उनकी बहुत ही तगड़ी पलटन थी, जो प्री पार्टीशन में फील्ड मार्शल मानेकशॉ की पलटन थी। इनफैक्ट फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उनको लेटर भी लिखा है सीओ साहब को कि आपने बहुत जबरदस्त लड़ाई दी आपने। और ये पाकिस्तानी जो है बोलते हैं कि सबसे जबरदस्त लड़ाई जो हमने की वो हिली में थी। हिली में जो कंपनी कमांडर थे हमारे अपोजिट, वो थे मेजर मोहम्मद अकरम। उनको निशाने हैदर, मरणोपरांत निशाने हैदर मिला, जो अपना इक्विवेलेंट है परमवीर चक्र के। वो एक ही जो है एंटायर ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक ही निशाने हैदर अवार्ड किया था और वो हिली के कंपनी कमांडर को मिला। इसके अलावा उनके जो ब्रिगेड कमांडर थे ताजामुल हुसैन मलिक, ब्रिगेडियर ताजामुल हुसैन मलिक, उनको हिलाले जुरत मिला। और वो एक ही ब्रिगेडियर पूरे एंटायर पाकिस्तान में, जो एंटायर पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि बाद में प्रमोट हुए टू मेजर रैंक, बाकी एक भी ब्रिगेडियर। तो आप देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त लड़ाई वहां पर हुई थी। सर ये ब्रिगेडियर साहब क्या पीओडब्ल्यू हो गए थे? नहीं, वो बाद में पीओडब्ल्यू है। वो ही रिफ्यूज टू सरेंडर। वो भी बहुत दुश्मन है पर बहुत दिलेर आदमी था, पर वो रिफ्यूज टू सरेंडर। अल्टीमेटली वाज कॉट। तो सरेंडर हुए फाइनली, बट उनको बाद में मेजर जनरल बनाया गया है। सर एक फौज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात है कि इसकी बहुत सी स्टोरीज पढ़ी हैं कि जब आप लोग लड़ते हैं तो फियर्सफुल, दूसरे की जान लेने के लिए, लेकिन जब एक बार सरेंडर हो जाता है, पीस हो जाती है, तो शायद उतनी इज्जत आप अपने विरोधी को भी बख्शते हैं जो आप अपने अफसरों को या अपने जवानों को करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्मी की, वो जो इंसानियत का वो जो जज्बा है कि एक तरफ देश के लिए जान देने को तैयार और दूसरी तरफ जो इंसानियत की बात आती है तो उसको भी उतनी ही इज्जत देते हैं जो आपके विरोध में कल तक खड़ा था। सर एक ये जो फिर ये बैटल का जो सेकंड बैटल बोली जाती है 10 और 11 दिसंबर को जब आपने कब्जा कर लिया, तो व्हाई दिस सेकंड बैटल हैपेंड? ऐसा है कि जो हमारे जनरल साहब थे, जनरल लक्ष्मण सिंह लहल जी, वो भी 1948 के वीर चक्र थे। उन्होंने देखा कि ये बहुत जबरदस्त बैटल हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि 3 दिसंबर को उन्होंने देखा कि हम तो थे वहां पर मोरापारा में 25 से 9 तारीख तक, वहीं पर तीनों साइड से सराउंड थे हम, और दुश्मन हमारे ऊपर रॉकेट फायर, आर्टिलरी फायर, मशीन गन फायर, पर हम डटे रहे वहां पर। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है उनका। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो दूसरी ब्रिगेड थी, 66 ब्रिगेड और 340 ब्रिगेड, उन 2 ब्रिगेड को नॉर्थ से भेजा और पीछे भेजा पीरगंज और गायबंदा के पास। तो क्या हुआ कि जब हमने लड़ाई शुरू की, इसके अलावा हमारे अलावा 2 पलटनें और थी जो कि 5 गढ़वाल राइफल थी और 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री, वो भी लड़े बाद में।
25-26 तारीख को 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री लड़ी दूसरा पोजीशन में, और 5 गढ़वाल राइफल वासुदेवपुर पीओपी और देवबंदा बॉर्डर आउटपोस्ट, दोनों बॉर्डर आउटपोस्ट थे, उनके ऊपर कब्जा किया। तो वो दूसरी सेकंड बैटल ऑफ हिली मानी जाती है। तो हमने भी 9-10 तारीख को देखा कि एनिमी रेजिस्टेंस अभी कम हो रहा है, तो हमने भी 5 पोजीशन जो हिली के अराउंड थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 7 से 10 पोजीशन विलेजेस थे, तो टोटल 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने 3 कब्जे किए, 5 गढ़वाल ने 2 कब्जे किए, और हमने 5 और के ऊपर कब्जा पाया। तो पर वहां पर उस टाइम ना जो रेजिस्टेंस जो था वो कम था, क्योंकि पीछे से 66 माउंटेन ब्रिगेड और 340 माउंटेन ब्रिगेड पहुंच गई थी, तो वो थोड़ा उनका मोराल थोड़ा डाउन था। पहले जैसे 10 दिन पहले जब 23-24 को जो उनका मोराल था वो नहीं था, तो उतनी जबरदस्त लड़ाई नहीं हुई जितनी पहले 23 और 24 तारीख को। सर, ये मुक्ति बाहिनी का भी कोई रोल था आप लोगों की इस बैटल ऑफ हिली में, फर्स्ट या सेकंड में? मुक्ति बाहिनी वाज एनीवेयर? मुक्ति बाहिनी मुक्ति बाहिनी पहले हमारे पास थी, जब हम जून में थे 60 किलोमीटर आगे पाचागढ़ सेलिएंट सिलीगुड़ी के नीचे, तो तब वहां मुक्ति बाहिनी थी। इस टाइम मुक्ति बाहिनी का कुछ इस बैटल में कोई ज्यादा रोल नहीं था। हमारे सीओ साहब ने को भी महावीर चक्र मिला, उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह, फॉर लीडरशिप। और इसके अलावा हमको टोटल जो है 3 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र और 7 मेंशन एंड डिस्पैचेस मिले। अच्छा। और 5 गढ़वाल को भी 3 वीर चक्र, 7 सेना मेडल और 7 मेंशन एंड डिस्पैचेस मिले, और 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री को भी 1 वीर चक्र और 3 मेंशन एंड डिस्पैचेस मिले। पर आप कैजुअलिटीज देखो, जो मैं बात कर रहा था ऑफिसरों के बारे में, हमारी टोटल जो कैजुअलिटी मेरे पलटन की थी जो थी 4 ऑफिसर, 2 जेसीओ और 64 अदर रैंक्स, यानी 70 आदमी मारे गए। 2 उसमें आर्टिलरी के थे, और उसी प्रकार 5 गढ़वाल के भी 15 से 18 आदमी इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर्स मारे गए, और 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री के भी 25 आदमी मारे गए, जिसमें भी 1 ऑफिसर था। तो टोटल जो है हमारे जो ऑफिसर जो मारे गए वो 7 ऑफिसर, 6 जेसीओ और 102 अदर रैंक्स यानी जवान मारे गए। इसको अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हो तो उनका सिर्फ 1 ऑफिसर मारा गया, जो कि मेजर मोहम्मद अकरम, और 100 जवान मारे गए। तो आप देख सकते हो कि लीडरशिप का डिफरेंस, यहाँ पर 7 ऑफिसर मारे गए, वहां पर सिर्फ 1 ऑफिसर मारा गया। तो जैसे आप बताते हैं कि कोई पहले भी किसी ने बताया होगा कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने बतलाया कि अगर पाकिस्तानी कि अगर इफ वी वर लेड बाय इंडियन ऑफिसर्स वी वुड हैव गिवन अ मच बेटर फाइट। सर, एक चीज चलते चलते द लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपने जब आप नाम ले रहे थे तो नो फंबल, आपको एक एक चीज जैसे सामने घट रहा है विच हैपेंड 50 years बैक, शायद अपने घर वालों के, मुझे इतने अपने घर की जो बहुत सी घटनाएं होती हैं मुझे 50 साल पहले की मुझे नहीं याद होंगी इतने, बट यू वर सो डिस्टिंक्ट, मतलब तो आपको आज भी वो सारे लोगों के नाम याद हैं, वो सारी घटनाएं उसी तरह से बिल्कुल आप यू कैन रिकॉल दैट? Yes, I can recall, but they are all my buddies, no? Yes. जब मैं 2 बार गया हूँ वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में, और उनके नाम पढ़े मैंने, 68 नाम मैंने पढ़े, और हमारी बैटल जो है वो वहां पर इंस्क्राइब की गई है वॉर मेमोरियल में। तो मैंने जाके वो पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि ये बैटल अटैक वाज अनसक्सेसफुल। तो मैं तो वहीं पर बैठ गया। तो मैंने फिर ऐसे किया कि मैंने आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड को लिखा, आर्मी चीफ को लिखा,
और मैंने बोला ये आप जो हैं, इट इज नॉट अ ट्रिब्यूट टू माय फॉलन कॉमरेड्स, कि इतने जबरदस्त लड़े हैं और अब कब्जा किया है और आप बोल रहे हो कि कब्जा नहीं किया है। इसमें जो हिस्टोरियन है उसने हमारे को जस्टिस नहीं किया है। तो फॉर्चुनेटली जो है उन्होंने चेंज कर दिया है, और अभी जो आया हुआ है वॉर मेमोरियल में, उसमें लिखा है कि 8 गार्ड्स है फाइनली कैप्चर्ड द ऑब्जेक्टिव। अभी मैं भी, मुझे बुलाया गया है वहां पर दिल्ली में स्वर्ण पर्व के ऊपर, तो मैं दोबारा जाऊंगा और मेरे कॉमरेड्स को आई पे होमेज टू देम। जी, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आज ईश्वर का वो है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस समय हो सकता था कि उनके आपके जैसा आपने कहा बडीज, उनकी जगह आप भी हो सकते थे। इट वाज जस्ट शेयर कि ईश्वर ने शायद दे वर चोजन, उनको ईश्वर ने कहा था कि नहीं उस दिन देश की सेवा करते हुए रहना है आपको। उस स्टोरी को आज हम लोग को बताने के लिए था। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, इट वाज इंस्पायरिंग। जी, एक पॉइंट था कि मेरे बहुत जो थे ना, बहुत साथीदार जो थे वो बहुत जबरदस्त लड़े, पर दे रिमेन्ड अनसंग एंड नॉट एक्नॉलेज्ड। दैट इज व्हाट आई फील सैड अबाउट, नॉट दैट क्योंकि सर मैंने भी कहीं पढ़ा, मैंने किसी उसमें पढ़ा, मैं तुरंत नहीं रिकॉल करूंगा, कि इवन इन 62 वॉर जो लोगों ने अपनी जान दी, इतनी जान हमारी गई थी। और कुछ लोग जब चाइना से वापस लौटे पीओडब्ल्यू बन के, तो कहीं किसी के लिए रिकमेंडेशन गया था फॉर सम वो, तो कहा गया कि नहीं अब लास्ट डेट निकल गई है, अब मतलब ट्रीटिंग इट लाइक अ स्कूल एडमिशन कि लास्ट डेट निकल गई है इसलिए ये नहीं होगा। that is very sad actually, हाँ, लेकिन शायद जब आप लोग लड़ने जाते हैं तो आप लोग ना इस बैटल ऑनर के लिए लड़ते हैं, ना इस डेकोरेशन के लिए लड़ते हैं, आप देश के लिए लड़ते हैं। हमारे को बैटल ऑनर मिला हिली और थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान, और भाई गढ़वाल को भी ये दोनों मिले। 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री को थिएटर ऑनर मिला। और आखिर में यही कहूंगा, एक ब्रिगेडियर डेजमंड हेड थे 1965 के, जबरदस्त जो लड़े थे, उन्होंने खुद लीड किया था डोगराई बैटल में, बैटल ऑफ डोगराई, कभी पढ़ लेना आप जी। उन्होंने बोला कि उनको किसी ने पूछा कि आप क्यों लड़ते हो, तो मैं बोलता है मैं इसलिए लड़ता हूं कि आई एम हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय माय ट्रूप्स एंड माय कंट्रीमेन, सो दैट्स व्हाई आई फाइट, एंड माय ट्रूप्स फाइट बिकॉज आई फाइट। एंड उन्होंने आखिर में बोला कि a soldier gets no reward in war, but only the glory of his battalion. So true sir, thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. अब मैं जरा आपको एक और पक्ष इसका दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार युद्ध की स्टोरीज में बहुत सी चीजें अनदेखी रह जाती हैं, क्योंकि देश खड़ा हुआ था साथ में, और उस समय देश की आर्थिक स्थिति क्या थी ये जानने के लिए हम लोगों ने बात की प्रोफेसर अरुण कुमार से। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी को देश के उन चंद अर्थशास्त्रियों में मानता हूं जो आम आदमी का, गरीब का वो भी अंदाज रहता है उनको कि कहां क्या हो रहा है। वो कोई, ही इज नॉट अ इकोनॉमिस्ट फॉर अ, बड़े आदमियों का इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो अर्थव्यवस्था को समझते हैं और उसकी बीमारियों को समझते ही नहीं है, उनके पास उन बीमारियों का क्या इलाज है इसका भी प्रिस्क्रिप्शन है। खैर, हमने 1971 में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की थी, वो भी सुन लीजिए। जय हिंद, जय बांग्ला। नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस 3 दिसंबर से 16 दिसंबर का जो एक उत्सव हम मना रहे हैं, 71 वॉर की गोल्डन जुबली, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की गोल्डन जुबली। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं, और आपको ये लगेगा कि युद्ध की बातों में इसमें प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री को मैंने क्यों बुलाया। मैंने प्रोफेसर साहब से बात की क्योंकि ये जो युद्ध था उसकी एक कॉस्ट थी, और 71 में उस कॉस्ट को हम लोगों ने दिया। उस समय देश की क्या हालत थी उस पे थोड़ा समझेंगे प्रोफेसर साहब से।
रोज़ा, जो 71 में जो सेंसस है, और मैंने आपके ही एक आर्टिकल को पढ़ा है, उसी से मैंने ये फिगर्स ली हैं। उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ 82 लाख थी, करीब करीब 55 करोड़ मान लें। जी हाँ। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या करीब 44 करोड़ थी, जो उसकी 80% थी। जी हाँ। और उसमें भी जो एग्रीकल्चर आपने बताया था कि एग्रीकल्चर जो वर्कर्स थे वो 12 करोड़ 57 लाख थे। जी हाँ। उसके मुकाबले एक तो थोड़ा इसलिए क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को मिल जा रहा है, देश उस समय भी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता था। जी हाँ। जी हाँ। तो जब ये युद्ध हुआ, उसके पहले का भारत और उसके बाद के भारत में क्या बहुत चेंज आया? जी हाँ, देखिए हमारी जो नीतियां रही हैं वो टॉप डाउन नीतियां रही हैं। उसकी वजह से जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो खाई थी वो बढ़ती चली गई है। और हमारे देश में आज़ादी के समय कृषि प्रधान देश था और सर्विसेज सेक्टर छोटा था, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में ही बढ़त होती चली गई और कृषि की में गिरावट आती चली गई। इन द सेंस कि जो जीडीपी था, जो राष्ट्रीय आय थे, उसका जो हिस्सा जो कृषि से आता था वो कम होता चला गया। तो यानी कि एक तरह से मार्जिनलाइज होता चला गया। और जैसे कि मैंने अपने लेख में लिखा, जो कृषि में भी जो हमारे लैंडलेस वर्कर थे, है ना, उनकी संख्या बहुत बढ़ी सन 71 में। दूसरी तरफ हमारी जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट बहुत बढ़ा, 61 to 71, 2.2% में की बढ़त रही। उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम में कमी आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ 65 to 67 का बहुत बड़ा ड्राउट था और उस ड्राउट की वजह से प्लान हॉलिडे आई 67, 68, 69 में। तो हमारी आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी 65 के बाद, और उसका फायदा अमेरिका ने, वर्ल्ड बैंक ने उठाया, हमारे जो करेंसी को डिवैल्यू करा दिया, 4.5 से 7.5 रुपए पे ले आए, है ना। तो मिसेस गांधी को तब समझ में आया कि जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी कितनी जरूरी है, नहीं तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें दबा देंगी, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इससे फिर हमारा लैंडलेस वर्कर का जो नंबर था वो बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में भी क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र थे उन्होंने अच्छा किया, बाकी क्षेत्रों ने अच्छा नहीं किया। और क्योंकि क्रेडिट उपलब्ध नहीं था तो उसके लिए बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था, जिससे कि क्रेडिट जो है फार्मर को उपलब्ध होने लगे। तो बहुत सारी चीजें हुई थी सन 71 के पहले, जिसकी वजह से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे वहां की हालत खराब थी। वो हमारी पॉलिटिक्स में भी दिखता है कि जो हमारे जो कृषि के जो नेता थे वो कांग्रेस को छोड़ के अलग अलग पार्टी बना रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे हमें होगा नहीं, और जो सोशलिस्ट थे वो कह रहे थे कि जो नीतियां हमने अपनाई हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित की नीतियां हैं। और इसीलिए जब वो एक हजारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 67 में, उसके चलते हुए मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया कि जो बड़ी बड़ी जो मोनोपोलीज हैं, तो हमारे देश की जो काले धन की अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म भी चल रहा था, जिसके चलते हुए जो अमीर थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो जो लाइसेंसेस कॉर्नर कर लेते थे। और उससे क्या हो रहा था कि पॉलिसी फेल कर रही थी, जो हमारी नीतियां थी वो फेल कर रही थी। और देश में जो गरीबी का आलम था, उसी की वजह से मिसेस गांधी जब फाइनेंस मिनिस्टर थी सन 71 में, तो उन्होंने 97.5% का टैक्स रेट कर दिया कि जो अमीर हैं वहां से पैसा लेके हम फिर गरीबों के जो ऊपर खर्च करें, गरीबी हटाएं, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, वगैरह वगैरह। तो एक जो ओवरऑल जो एक सन 71 के जो एक दृश्य है वो दिखता है कि बहुत सारी चीजें हो रही थी उस समय। बांग्लादेश वॉर तो एक ही चीज थी, लेकिन उसके साथ साथ गरीबी हटाना, उसके साथ साथ और बहुत सारी जो बदलाव जो थे हमारे अर्थव्यवस्था में, वो एक साथ ही चल रहे थे। जी रोज़ा, एक बात और इसलिए बार बार उठती है और मैं आपसे भी उसको जरा समझ लूं। सन 62 की लड़ाई से पहले 47 में हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो एक लड़ाई जरूर हुई थी पाकिस्तान से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 62 तक हिंदुस्तान में रक्षा पे कम खर्च करता था। जी हाँ। लेकिन 71 के बांग्लादेश वॉर के बाद तो रक्षा का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा, तो क्या इससे हमारी विकास की गति पे भी असर पड़ा था? बिल्कुल। अगर आप मतलब विकास की गति के लिए, जैसे कि बार बार कहा जाता है कि हमें 6% खर्च करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन पे और 3% खर्च करना चाहिए पब्लिक हेल्थ पे, लेकिन हमने कभी आज तक 4% से ज्यादा पब्लिक एजुकेशन पे नहीं खर्च किया, और शिक्षा पे तो है ही। फिर जो हमारा स्वास्थ्य पे खर्च है वो करीब 1% से भी कम हुआ करता था।
अब जाके वो 1.2 1.3% हुआ है। तो अगर आपके बाकी खर्चे बढ़ जाएंगे बजट से तो इन चीजों पे खर्च में कटौती होगी, और इसी से जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य का प्रबंध होना चाहिए, वो कम हो जाता है। तो विकास का इस के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि जितना हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्च होगा तो हमारा वर्कर जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो ये देखा गया था 1986 में, एक अमर सेन जी ने आर्टिकल लिखा था कि सन 47 में और उसके आसपास बहुत सारे देश आजाद हुए। तो जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, चीन हुआ, तो ये सब भी उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में हम थे, गरीबी में, शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव वगैरह में। तो वो लोग क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे तवज्जो दिया, उनका वर्कफोर्स प्रोडक्टिव हो गया और इसलिए उन्होंने बहुत तरक्की की। उन्होंने कहा भारत ने इतना नहीं खर्च किया, तो भारत ने उतनी तरक्की नहीं की। तो इसलिए ये जो युद्ध पे अगर आपका खर्च बढ़ेगा, जैसे 62 के बाद खर्च बढ़ा, फिर 65 के बाद खर्च बढ़ा, फिर 71 के बाद खर्च बढ़ा, क्योंकि उस समय 71 में अमेरिका हमारे खिलाफ था। तो अमेरिका ने 7th फ्लीट को भी बे ऑफ बंगाल में भेजा, जिससे कि भारत को रोक सके, वो बांग्लादेश को ना बना पाए। पर उस समय क्योंकि हमारी आर्मी इतनी तेजी से आगे बढ़ गई कि उन्होंने 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक उस पर पूरा जो कब्जा कर लिया और बांग्लादेश को आजाद कर दिया। नहीं तो हमें उस समय शायद वो सफलता नहीं मिलती अगर 7th फ्लीट और आगे बढ़ गई होती। तो उसके वजह से भी हमारा खर्चा बढ़ा। फिर आपने देखा कि ये बांग्लादेश का जब ये हुआ, हमने अलग किया, तो उसके बाद अमेरिका और चीन ने आपस में हाथ मिलाया। निक्सन साहब गए माओ से तुंग के पास मिलने, वो कहने को तो किसिंजर भारत आए थे, तो हम लोगों को लगा कि शायद जो ये जो कोल्ड वॉर थी भारत की और अमेरिका की ये बांग्लादेश के ऊपर, वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन वो चले गए सीधे माओ से मिलने, और उसके बाद निक्सन और माओ की मुलाकात हुई और फिर इन्होंने एक अपना अलायंस किया जिससे कि सोवियत यूनियन को डाउन कर सकें। तो उसका असर हमारे ऊपर भी हुआ, तो हमें अपना सुरक्षा बजट भी बढ़ाना पड़ा। तो ये जब आप बढ़ाते हैं तो उसका बाकी जो आपके बजट में खर्चे होते हैं उस पर असर पड़ता है। और जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, जैसे मैंने कहा, वो जब बढ़ती है तो उससे पॉलिसी फेलियर होता है, क्योंकि जब पॉलिसी आपने कोई नीति निर्धारण किया और पैसा वहां जा नहीं रहा है या पैसा खा पी लिया गया, तो फिर आप वो पॉलिसी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो ग्रोथ पे असर पड़ा। मैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपने काले धन की बात की, आपने उसी आर्टिकल में एक और बात मेंशन की है कि 55-56 में हमारे पास जो ब्लैक मनी, हम लोग मुख्य रूप से ब्लैक मनी को काला धन, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मानते हैं, 4 से 5% जीडीपी का था, जिसकी ग्रोथ 70 में 7% हो गई थी। हालांकि बाद में आपने भी समझाया था कि ब्लैक मनी जरूरी नहीं है कि केवल भ्रष्टाचार का पैसा है। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए, जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उसको कैल्डोर साहब ने आए थे वो सन 55 में, उन्होंने आंका था कि 55-56 में 4 से 5% जीडीपी का काली कमाई होती है। फिर वांचुक कमेटी ने सन 71 में बताया कि सन 70 तक वो 7% हो गई। यानी कि जीडीपी तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उसके अनुपात में जो काले धन की अर्थव्यवस्था वो और ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तो इसका असर ये होता है कि आपकी पॉलिसी का जो फेलियर होता है वो और ज्यादा हो जाता है। तो ये पॉलिसी फेलियर जो है ये बढ़ता चला गया। और जैसे मैंने कहा कि एमआरटीपी एक्ट वगैरह आया, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति थे वो पॉलिसी को मैनिपुलेट कर रहे थे, लाइसेंसेस को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो जो सोचा गया था कि हम एक तरह से खाई को पाटने के लिए जो नॉन एसेंशियल कंजम्पशन है उसको हम कम रखेंगे और एसेंशियल कंजम्पशन और एसेंशियल खर्चे उनको ज्यादा रख के गरीबी को हटाएंगे, लोगों को स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे। तो वो पॉलिसी फेल होती चली गई उसकी वजह से। तो काले धन की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण है। और दूसरा ये जो डिफेंस है, इस पे जो खर्चा हमारा बढ़ा उससे भी असर हुआ। प्रोफेसर, एक जरा युद्ध से संबंधित बात कर लें 71 की, क्योंकि आप प्योरली अगर आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप अगर सामरिक दृष्टि से ना देखिए, तो 71 में जो उनका जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, तो क्या भारत के लिए जरूरी हो गया था कि आर्थिक कारणों से इसको रोकना है, और रोकने के लिए युद्ध के बिना कोई रास्ता नहीं था? मतलब एक कारण यह भी था शायद। देखिए, जो हुआ कि 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ उस समय माइग्रेट करके बांग्लादेश से भारत में आए, उनके लिए कैंप वगैरह लगाए गए। तो खर्चा तो हुआ ही उस पर, क्योंकि आपको जो उनको सपोर्ट देना था,
फिर जो हालात थे, जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम उस समय कहते थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए थे। जो आर्मी थी वो वेस्ट पाकिस्तान से आई हुई थी और वो एक तरह से कॉलोनियल मास्टर की तरह वहां पे पेश आ रही थी। वहां पे लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। तो भारत भी चाहता था कि कुछ समझौता हो जाए। यूनाइटेड नेशंस का भी इंटरवेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस भी उसमें इंटरवीन किया था उस समय, और कोशिश ये थी अमेरिका की भारत अभी वहां पे एंटर ना करे। लेकिन हमने काफी दिन इंतजार किया, क्योंकि ये तो मसला तो शुरू हो गया था सन 71 के शुरू में, और दिसंबर 3 को फिर हमने उस पर आगे किया उसको सेपरेट करने का। और मुक्ति बाहिनी थी जो बांग्लादेश की थी जिसने ये युद्ध शुरू किया भारत की सपोर्ट से। तो कुल मिला के ये अगर देखा जाए तो ये एक जरूरी कदम हो गया था, क्योंकि जो बर्डन था हमारे ऊपर, और इसका बर्डन ही नहीं था, इसका हमारे जो रिलेशंस हैं उस पर भी असर पड़ता था। कम्युनिटी जो रिलेशंस हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिटीज के बीच में, असम में, सब जगह इसका असर था। तो ये हमारे लिए एक तरह से पॉलिटिकल भी था, इकोनॉमिक भी मसला था और सोशल भी था। तो ये सब तरह से देखा जाए तो ये इसका समस्या हमारे लिए बन गई थी। चलते चलते प्रोफेसर साहब, एक अंतिम प्रश्न। बांग्लादेश का आजादी अपने सामने ही हुई 71 में, और जिस तरह से उनके यहाँ बहुत एट्रोसिटीज हुई थी, पश्चिम पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिस तरह से वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि उनकी प्लानिंग या उनका वो कि आज वो कई पैरामीटर्स पे विकास के मामले में, ग्रोथ के मामले में हम लोगों से आगे निकल गए हैं? तो मुख्य रूप से आपको क्या लगता है? जी, काफी समय तक बांग्लादेश बहुत ही पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। भारत से उसकी दशा काफी खराब थी, क्योंकि वहां पे इतने इंडस्ट्री नहीं थी, वहां पे संसाधन नहीं थे। फिर उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में पूरा जोर लगाया, और टेक्सटाइल सेक्टर में इसलिए भी उनका एक्सपोर्ट बढ़ा क्योंकि वहां पे जो वेजेस थी, जो वर्कर को वेज मिलती थी वो बहुत कम है, तो उनका माल सस्ता हो गया। तो जब चीन में वेजेस बढ़ती चली गई तो इंडस्ट्री चीन से लेके बांग्लादेश में आ गई, और बांग्लादेश में तरक्की हुई। और वो जो इंडस्ट्री थी वो इंडिया नहीं आई, वो बांग्लादेश आई या वियतनाम गई। तो इन दोनों देशों का उससे फायदा उनको मिला। तो उन्होंने इस तरह की अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी रखी, जिससे कि उनका एक्सपोर्ट जो था टेक्सटाइल्स का वो बहुत बढ़ा। दूसरी बात यह है कि फिर उन्होंने जो रूरल क्रेडिट है वो तेज किया, जो माइक्रो क्रेडिट वगैरह जो है वो, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आया तो उनकी तरक्की हुई, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, हम वो नहीं कर पाए। तीसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो 2014 के बाद जो हमारी नीतियां रही हैं वो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, और अब पैंडेमिक है। तो जो हमारा जो संघर्ष क्षेत्र है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। और वहीं पे जो है, वहीं पे अगर आपके आमदनी कम होगी तो आपके डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो कमजोर रह जाएंगे। जबकि बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे जो कॉमन व्यक्ति है, आम आदमी है, उसके हाथ में ज्यादा पैसा आया, क्रेडिट आया, तो उसका बिजनेस आगे बढ़ा, तो उससे उनकी तरक्की हुई है। तो उनके जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे चाइल्ड मोर्टालिटी एट बर्थ वगैरह जो है, वो सारी चीजें उसमें उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वहां पे खुशहाली होगी, तो नेचुरली अपने आप ही बढ़त होगी। जैसे हमारे यहाँ किसानों की मांग है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी खुशहाली बढ़ेगी। तो क्रेडिट वहां पे भी जरूरी है। हमारे यहाँ वो क्रेडिट उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहां पे तरक्की ज्यादा हुई है, और इस समय उनके कई पैरामीटर हमसे बेहतर हैं, जबकि पिछले 50 साल से वो एक्चुअली हमसे पिछड़े हुए थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए।